नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइब टीवी और ट्राइब टीवी में के इस द सोरेन शो में मैं सुरेंद्र सोरेन। हम इस खास कार्यक्रम में एक मेहमान को आमंत्रित करते हैं और मेहमानों से ताज़ा हालात पर, सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करते हैं। तो इस बार के एपिसोड के लिए मुझे लगा कि सबसे उपयुक्त एक राजनीतिक शख्सियत ही हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त झारखंड की राजनीति में, झारखंड में राजनीति हावी है। इसलिए कि सभी लोगों को पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरह चुनाव आयोग के घेरे में आ गए हैं, उनकी सदस्यता संकट में है, वैसी परिस्थितियों में राजनीति ही नज़र आ रही है और राजनीतिक शख्सियत ही आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं राजमहल के विधायक अनंत ओझा, जो बीजेपी से जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं। उनका स्वागत करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं बातचीत कि आगे झारखंड की राजनीति का क्या होगा। हालांकि झारखंड की राजनीति को लेकर के जितने राजनीतिक दिग्गज थे या जितने इस राजनीति को समझने वाले जितने भी राजनीतिक पंडित थे कह सकते हैं, वो उनकी भविष्यवाणी अब तक नाकाम रही है, फेल हुई है। देखते हैं, समझते हैं इनसे भी। स्वागत है आपका ट्राइब टीवी में। अनंत जी, झारखंड की राजनीति किस करवट बैठेगी? ये देखिए, 2019 में जब आम चुनाव हुआ था जी, और राज्य की जनता ने जो जनादेश दिया था, एक युवा नेतृत्व के हाथ में जी, जिसने युवाओं को सपना दिखाया और कहा कि इस प्रदेश के अंदर हम 5 लाख नौजवानों को रोज़गार देंगे, जिनको रोज़गार नहीं दे पाएंगे उनको बेरोज़गारी भत्ता देंगे। यहाँ 1932 का खतियान, झारखंड की पहचान का उद्घोष नौजवानों के बीच में दिया, झारखंडियत क्यों दिया। उसी प्रकार से जितने भी हमारे संविदा कर्मी थे, उन संविदा कर्मियों को अस्थायी करेंगे। ऐसा अनेकानेक विषय, और सामान्य रूप से आज भी देश या राज्य का जनमानस युवाओं पर भरोसा करता है और उसी भरोसे के अंदर जो यूपीए गठबंधन के एजेंडा था, उस भ्रम में राज्य की जनता आ गई और इनको प्रचंड जनादेश दिया। आशा थी कि इन मुद्दों का समाधान होगा, नौजवानों की जो अपेक्षाएं हैं उसका समाधान होगा, किसानों के जो सपने दिखा करके आई है सरकार, किसानों के सपने को पूरा करेगी। लेकिन विगत 3 वर्षों में हर ओर, चारों ओर निराशा इस प्रदेश को मिला। युवा, मजदूर, किसान, नौजवान, सभी वर्ग, समाज के सभी वर्गों में एक साथ निराशा देखने को मिली और उसका परिणाम आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से प्रदेश में लगातार आंदोलन जारी है, प्रदेश में किसान सड़कों पर है। मेरा सवाल छूट जा रहा है। मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। तो ये इसलिए ये स्थिति आया कि जिस सपने को लेकर के करना था, उन सपनों को पूरा करने की दिशा में ये सरकार एक कदम भी नहीं चल पाई और उसका परिणाम है कि बदले में अपने निजी हितों की पूर्ति करने में ये सरकार लगी रही, जिसका परिणाम आप पूरे संथाल परगना में देख सकते हैं कि पूरे संथाल परगना में आज किस प्रकार का वातावरण है। पूरे कोल्हान प्रमंडल में देख सकते हैं कि कोल्हान प्रमंडल में हालात क्या है। खास करके जो खनन क्षेत्र के जितने भी क्षेत्र हैं, धनबाद हो, बोकारो हो, ऐसे जो ज़िले हैं, पलामू हो, इन सभी क्षेत्रों में देख सकते हैं कि वहाँ के हालात क्या है। और आज वहाँ तक चलते चलते राजनीति झारखंड का आज इस रूप में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को एक बार भी नहीं कहा। राज्य का मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी नहीं सवाल उठाया कि सरकार ये अल्पमत में है। एक बार भी आपने किसी भी मीडिया के माध्यम से, किसी भी कॉर्नर से इस प्रदेश में आपने नहीं सुना होगा कि हमने ये सवाल उठाया हो कि सरकार अल्पमत में है, इसके विधायकों की संख्या, बहुमत के करीब विधायकों की संख्या इनके पास नहीं है, या विधायकों का विश्वास खो चुके हैं। तो सरकार को ही खुद अपने आप में डर लगने लगा कि हमारे कृत्यों के कारण हमारे साथ जो सहयोगी खड़े हैं कहीं ये चले ना जाएं। और इसीलिए अभी से 48 घंटा पहले आपने देखा होगा कि सरकार खुद एक बक्सा बंद करके यहाँ से विधायकों को लेकर के जाती है, रायपुर में रखती है, रांची से रायपुर का यात्रा कराती है, फिर रायपुर से रांची की यात्रा कराती है और बक्सा बंद करते हुए ले आकर के सीधे विधानसभा में यह विश्वास मत लाती है कि इस सरकार को विश्वास मत
हासिल है। ये ऐसी परिस्थितियां तब आती है जब सरकार बनानी हो या सरकार गिरानी हो, निश्चित रूप से तभी विधायकों की जो ये बख्तरबंद यात्रा जो है वो तब होती है। ये किस तरह की परिस्थितियां थी? सरकार गिराने वाली परिस्थितियां थी या सरकार बनाने वाली? ये सरकार आपकी नज़र में, चूंकि जनता के हर वो सवालों से ये सरकार लगातार कटी रही और ये एक दिन में नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से राज्य की जनता को ये बताना चाहते हैं, आप देखे होंगे कि जिस प्रकार से सामूहिक रूप से आदिवासी भाइयों का नरसंहार हुआ इस शासनकाल में, नक्सलवाद पुनः इस राज्य में सर उठा करके चलना प्रारंभ कर दिया, दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ, प्रदेश के मूल वासियों के ऊपर जो इनके मुद्दे थे, जिन नारों को लेकर गढ़ करके ये सत्ता में आए थे, वो सारे सपने चकनाचूर हुए हैं। और उसी कारण से सरकार के अंदर ये भय हुआ कि कहीं न कहीं हमारे साथ चलने वाले जो लोग हैं, अभी जिस प्रकार की नई राजनीतिक परिस्थिति बनी है, चाहे वो खनन पट्टा का लीज अपने नाम पर, शिकायत करता तो आप ही लोग थे। नहीं, स्वाभाविक है, एक मुख्य विपक्षी दल के नाते इन सब मुद्दों पर सवाल यह है, इन सब मुद्दों पर जनता फैसला 5 साल के बाद लेती, लेकिन उससे पहले जो जिन सवाल मुद्दों यह को आप लोगों ने उठाया, सवाल यह है कि आप राज्य के, हम जनप्रतिनिधि हैं और हमें जो कुछ भी करना है जनता के हितों के पूर्ति के लिए ही करना है। तो आप स्वयं अपने दायित्व में रहते हुए और खुद के बारे में निर्णय आप कैसे कर लिए? और मुख्य विपक्षी दल के नाते भारतीय जनता पार्टी अपने जिम्मेवारियों से भाग कैसे सकती है कि कोई राज्य का सुप्रीम, जो राज्य के संविधान का शपथ लेता है, संविधान प्रमुख के दायित्व पर बैठा है और यहाँ नियमों का सीधा सीधी अनदेखी करके और राज्य के जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसका उल्लंघन करके और जनता के साथ धोखा देने का काम करे, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी ने, आपको आश्चर्य होगा, मैंने तो समाचार पत्रों में पढ़ा कि हम तो मुख्य विपक्षी दल के नाते हमने किया ही, एक आरटीआई कार्यकर्ता भी है, एक महतो जी, उनका भी सुनील महतो जी, उनका भी नाम पर सुर्खियों में छपा था, प्रमुखता से छपा था। तो ये समाज के जो दंड शक्ति है, वो दंड शक्ति ने भी अपनी भूमिका निभाई और जिस प्रकार के परिस्थिति का निर्माण हुआ उसके बाद जो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा चुनाव आयोग को भेजा गया, चुनाव आयोग का परिणाम क्या आता है अभी सब राज्य की जनता के सामने नहीं आया है। लेकिन आपके नेता तो परिणाम सामने ला देते हैं ट्वीट करके। नहीं, वो तो देखिए, वो तो व्यक्तिगत राय हो सकती है, वो व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन जो जनादेश लेकर के आए थे उन्हें बार बार लग रहा है कि राज्य की जनता के सवाल तो हम उत्तर दे नहीं पाए हैं और बदले में हमारे ऊपर व्यक्तिगत व्यवस्था का उल्लंघन करके, संवैधानिक जो प्रावधान था उसका उल्लंघन करके हमने निजी हित में ये काम किया है। हो सकता है मेरे विपरीत आए और इसीलिए मेरे साथ चलने वाले लोग हमसे अलग ना हो जाए, इस भय के कारण उनको विश्वास लेना पड़ा, विश्वास मत लेना पड़ा। ये विश्वास मत के दरमियान सदन में हेमंत सोरेन के भाषणों को अगर आप रिवाइंड करेंगे, याद करेंगे, तो कई बातें उन्होंने कही। इसमें खास बात ये थी कि विपक्ष की कुर्सी बीजेपी को रास नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही। क्या विपक्ष में रहना मुश्किल होता है या विपक्ष में इस तरह की बात पर वेल पर आ जाना, वॉकआउट कर जाना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो देश में लंबे समय तक हम विपक्ष की भूमिका में ही रहे हैं, तो विपक्ष में बैठने के ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोगों को लंबे समय तक भूमिका में ही रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि युवा मुख्यमंत्री हैं, दिसम गुरु के बेटे हैं और इतने बड़े ओहदे पर व्यक्ति, जिन लोगों ने इस झारखंड अलग राज्य की लड़ाई के ऊपर लाठी डंडे गोलियां बरसाने का काम किया, जिन लोगों ने हमारी झारखंड की बेटियों के ऊपर दमन करने का काम किया, आज दुर्भाग्य है उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देता कि आज उन लोगों के साथ गलबैया डाल करके सरकार चला रहे हैं आप। कौन लोग थे? चाहे राज्य के अंदर विस्थापन का मुद्दा करने वाले कौन लोग थे? मैं तो संथाल क्षेत्र से आता हूं, छात्र राजनीति से आया हूं, मैंने देखा है दमन इनका कि किस प्रकार से कांग्रेस के लोग घूम घूम करके और उस समय आंदोलनकारियों को पहचानते थे, पहचान करा करके पुलिस वालों से खोज करके पिटवाते थे। कौन लोग है इस राज्य को अराजकता की ओर ले जाने वाला? और आप उतने बड़े अपने आप को क्रांतिकारी का संतान कहते हैं, आप कैसे उसके गोद में जाकर के बैठ करके सत्ता का संचालन करते हैं?
किस हिसाब से आपकी बातें तो झारखंड के लोगों के लिए बेईमानी लगती है कि जिस राज्य को लेकर के, और आज कहीं ना कहीं ये बात लगता है कि आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं रहते, इस मोराबादी मैदान में आकर के उन्होंने जो राज्य की जनता से जो संकल्प लिया था, उन्होंने कहा था कि आप हमें जनादेश दीजिए और बदले में अलग राज्य बना करके देंगे। आज उस सपनों को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो उसको पूरा करने बीजेपी का को काम किया। उनके साथ यानी कांग्रेस के साथ जेएमएम का गठबंधन रास नहीं आ रही है। अगर परिस्थितियां आप जिस तरह की बयां कर रहे हैं तो उनका बीजेपी के साथ होना ज़्यादा बेहतर होता, चूंकि राज्य गठन से लेकर के राज्य की परिकल्पना तक बीजेपी ने उनका सहयोग किया है। स्वाभाविक है, हम कहते हैं कि हम अलग राज्य की लड़ाई पूजनी गुरुजी ने भी लड़ी है। ये राज्य के हर एक छोटा बच्चा से लेकर के सभी बड़ा तक जानता है, हर आयु वर्ग का लोग जानता है कि अलग राज्य की लड़ाई का नेतृत्व मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा जी से लेकर के और आदरणीय गुरुजी तक का ये नेतृत्व ने लड़ाई लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी लड़ाई लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के भी हजारों कार्यकर्ताओं ने संघर्ष देखा, वनांचल के नाम से संघर्ष किया। और बड़े मन का आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसे ही ये विषय आया कि नहीं झारखंड नाम से इस राज्य का नाम हो, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं हम वनांचल नाम लेकर के करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने स्पष्टता के साथ कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, अगर झारखंड नाम से ही ग्राह्यता बनती है तो हम झारखंड नाम करने को तैयार हैं। यह नहीं कि हम पावर में है तो पावर का दुरुपयोग करके और हम उसी नाम को लेकर के हम चलाने का काम करेंगे। यह आप भारतीय जनता पार्टी का इस राज्य के प्रति कमिटमेंट, यहाँ के लोगों के भावनाओं के प्रति कमिटमेंट का आप इसको देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्य की भावना कितना हमारे लिए प्रेरणादायी रहा है। आप कहना चाह रहे हैं कि झारखंड के हित के बारे में दो ही पार्टियां सोचती है, एक बीजेपी और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा। निश्चित रूप से आप देखिए इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने क्या किया है, किसके ज़माने में विस्थापन देना, हजारों हजार एकड़ यहाँ के मूलवासियों का, यहाँ के आदिवासियों का जल जंगल जमीन इसका उजाड़ा गया। किसने उजाड़ा? बोकारो स्टील प्लांट के अंदर हजारों एकड़ जमीन उजाड़ा गया। क्यों नहीं उन विस्थापितों को जमीन वापस देने का काम किया? कौन लोग इसके जिम्मेवार है? इसीलिए और दुर्भाग्य है कि आज आदरणीय हेमंत सोरेन जी आज राज्य का सत्ता संचालन उन्हीं के गोद में बैठ करके कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने दर्द दिया उसी के साथ खड़े हैं, और इसीलिए वह एक ऐसा दल है जो आज देश में आज़ादी के बाद से लगातार देश के संवैधानिक जो ढांचा है उसके ऊपर लगातार कुठारघात किया है, लगातार कुठारघात किया। वो एक दल ऐसा है जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री तक बनने नहीं दिया। आज अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने रहते तो पूरे देश का भी हमारा जो स्वरूप रहता, वो स्वरूप कश्मीर समस्या का समाधान कब का देश के अंदर हो गया होता। चलिए, ये तो एक तरफा इसको हो गए कि बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा से बेपनाह इश्क कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा इनकी तरफ निगाहें नहीं डाल रही। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस राजनीतिक चर्चा को थोड़ी देर और हवा देंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्राइब टीवी और ट्राइब टीवी के इस द सोरेन शो में आज हमारे साथ हैं साहिबगंज जिला के राजमहल विधानसभा के विधायक, बीजेपी के विधायक अनंत ओझा। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने इश्क की बात की थी, अब इश्क को थोड़ी और आगे ले जाते हैं। बेपनाह इश्क नज़र आता है बीजेपी का झारखंड मुक्ति मोर्चा पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा घास नहीं डाल रही, या कह सकते हैं तो कुछ प्रलोभन भी देने की बात होती है, जैसे इश्क में होता है हाँ कि कुछ महंगे तोहफे दे दिए या महबूबा को कहीं की सैर करा दिए, इस तरह की भी कुछ नहीं। देखिए कोई क्रियाकलाप चल रहे हैं क्या? कोई इसका विषय ही नहीं है, और इसलिए इसका विषय नहीं है कि हमने कहा कि इस राज्य का हित भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरू से ही यह झारखंड का हित सर्वोपरि रहा है, और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी, हमारा प्रदेश नेतृत्व ने भी समय काल के हिसाब से इस राज्य के जो हित है। आप एक और उदाहरण देकर के आप इसको समझ सकते हैं कि ये देश की आज़ादी हुए 75वां वर्षगांठ देश आज मना रहा था। कभी किसी के मन में नहीं आया कि इस झारखंड के माटी के सपूत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी को भी वो राष्ट्रीय स्तर पर वो मान सम्मान मिले। और आपने देखा होगा कि श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में स्थापित करने का काम किया, ताकि पूरा देश उनके गौरव गाथा को जाने, उनके गौरव गाथा से प्रेरणा ले सके।
आपके राष्ट्रीय नेता आए थे उलियातू बिरसा मुंडा के गांव में और शहीदों के घर पक्के मकान बनाने का काम शुरू हुआ था, एक भी मकान पूरा नहीं हो पाया। नहीं, आप जाकर देखिए, संथाल पढ़ना समय आता हूँ और संथाल पढ़ना के अंदर हमारे सिद्धो कानू चांद भैरव के जो वंशजों का परिवार का घर है, आप जाकर के देखिए कैसा घर बना है, भव्य घर बना है। यह जरूर है कि यह जो गति बन रहा था, जो हमारे शहीदों का शहीद ग्राम योजना के तहत घर बन रहा था, उसको इस सरकार आने के बाद वर्तमान सरकार में उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई और वो समय पर वो घर पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन यह योजना लाने के पीछे उद्देश्य था कि हमारे झारखंड के जो सपूत हैं, वीर सपूत हैं, उन सभी सपूतों को हम उनके वंशजों को सम्मान दे करके और इस प्रकार का एक गौरव गाथा को अच्छा, राज्यवासियों वापस को अवगत राजनीति में करा आते हैं, सकें। थोड़े से डाइवर्ट हो गए थे रूट में। बीजेपी की तरफ से कोई कोशिशें, कोई ऑफर जेएमएम की तरफ, हालांकि ये बात स्वीकार करने वाली नहीं है, लेकिन ये तो सदन में भी हेमंत सोरेन ने कह दिया कि असम के मुख्यमंत्री की सीधी भागीदारी थी कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की, तोड़ने की। नहीं, देखिए, आप यह विषय इसलिए ये मैं नहीं कह रहा, ये तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो स्वाभाविक रूप से है कि आरोप प्रत्यारोप लगाना है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यह है कि उसको आरोप लगाने वाले कौन लोग थे? कांग्रेस के लोग हैं। जो भुक्तभोगी है वो अभी कह रहा है कि कौन किया है, तो षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया गया है। तो यह इस बात का साफ साबित करता है कि यह सरकार अपने ही झूठे बनाए हुए जाल में, अपने ही झूठे प्रपंच में ये फंस चुकी है। क्योंकि इन्हें पता है कि राज्य की जनता हमसे वो सवाल पूछ रही है, राज्य के नौजवान हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि 5 लाख रोजगार का हमारा क्या हुआ। वो पूछ रहे हैं कि हमारा बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ। वो पूछ रहे हैं कि किसानों का ऋण माफ़ी करने की जो सोच थी, वो ऋण माफ़ी करने का सोच का क्या हुआ। और इसी से बचने के लिए, केवल ये कोई नई घटना नहीं है आज कि कभी कोई अपने ही विधायक को डाल देना, उस पर शक कर देना, शक करके इस प्रकार का करना। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, राज्य की शराब नीति पर बहस हो रहा था, सत्ता पक्ष के लोग, दल के सदस्य मीडिया के सामने प्रतिकार कर रहे थे, वरिष्ठतम सदस्य जेएमएम के आदरणीय श्री लोबिन हेम्ब्रम जी प्रतिकार कर रहे थे, और सरकार ने कहाँ ले जाकर उलझाया? सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत नमाज कक्ष के बहाने युवाओं का रोजगार नीति पर चर्चा कराने से सरकार भाग गई। तो यह जब भी इन्होंने विगत 3 वर्षों के शासनकाल में, लगभग 3 वर्ष बीतने जा रहे हैं, राज्य के विकास की जो गति पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार में बनी थी, जो स्पीड था, आधारभूत संरचनाओं का जो विकास हो रहा था, वह विकास की गति पूरी तरह से रुक गई। और उसके बदले में इसी प्रकार के एक एजेंडे को तैयार करके और एक आवरण तैयार करके राज्य की जनता को गुमराह करने का ये सरकार काम कर रही है। संथाल परगना अशांत है, क्राइम की घटना जो है, और खासकर अंकिता की जो हत्या हुई, उस मामले में बीजेपी के नेता बहुत बड़े सक्रिय हुए हैं और उन्होंने अपनी बड़ी भूमिका दिखाई। हालांकि इस सक्रियता पर भी सवाल खड़े कर दिए सरकार ने। क्या लगता है कि क्राइम रेट संथाल परगना में बढ़े हैं? निश्चित रूप से। और संथाल में मैं आपके माध्यम से राज्य की जनता को ये जरूर बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से वर्तमान यूपीए शासन काल में तुष्टीकरण को संरक्षण देते हुए, विशेष करके मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते जो संथाल परगना में संरक्षण देने का काम चल रहा है, उसका परिणाम है कि बड़े पैमाने पर संथाल परगना के अंदर विघटनकारी ताकतों का प्रभाव बढ़ा है। और अभी आपने देखा होगा, धीरे धीरे चीज़ें सार्वजनिक हो रही है कि किस प्रकार से बांग्लादेश में जो प्रतिबंधित संगठन है, वह संगठन किस प्रकार सीमावर्ती क्षेत्रों में, खास करके संथाल परगना के साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला, गोड्डा जिला, दुमका जिला, जामताड़ा जिला में किस प्रकार से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के माध्यम से छद्म नामधारी अनेक संगठन वहां काम कर रहे हैं। किस प्रकार से बेटियों के साथ, विशेष करके, आखिर मैं भी मानता हूं कि किसी अपराधी का धर्म नहीं होता, लेकिन खास उद्देश्य से अपराध करने वाले एक धर्म विशेष के ही लोग क्यों होते हैं। मैंने विधानसभा के अंदर लगातार इस सवाल को उठाया कि किस प्रकार से पूरे संथाल परगना में, खास करके मैं साहेबगंज जिला की बात करता हूं, पाकुड़ जिला की बात करता हूं, कि
जो अपराध करने वाले तत्व है, विशेष करके सोना चोर, मोबाइल चोर, ये पूरा गिरोह ये देखते देखते इस इलाके में चोरी की घटनाओं का अंजाम देता है, झारखंड में अंजाम देता है, देश भर में सोना चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है, और दूसरे 48 घंटे के अंदर वह गिरोह बांग्लादेश पहुंच जाता है। अनेक ऐसे घटनाएं आई है जिसके बारे में स्थानीय पुलिस को भी पता है कि वो अपराधी भाग करके बांग्लादेश चले जाते हैं। तो आखिर इसको संरक्षण कौन दे रहा है? कौन डेमोग्राफी को बदलने का प्रयत्न कर रहा है? खास जल जंगल जमीन किस पर क्यों कब्जा होते जा रहा लगातार? ये अखबारों में आई है, ये लगातार संथाल परगना के समाचार पत्रों में एक सुर्खियां बनी है कि किस प्रकार से एक धर्म विशेष के लोग जो जिनकी नागरिकता खुद के संदेह के घेरे में है, और वैसे लोग, आपको आश्चर्य होगा, राजमहल का रहने वाला व्यक्ति, और वो दुमका से फर्जी राशन कार्ड में नाम चढ़ रहा है उसका, दुमका में फर्जी आधार कार्ड बन रहा है, दुमका में फर्जी उसका वोटर कार्ड बन रहा है। ये क्या है? दो बड़ी समस्या आपके क्षेत्र में है, यानी साहिबगंज जिले में है, एक अवैध उत्खनन और एक अवैध नागरिक। क्या लगता है कि आपके सदन में बार बार सवाल उठाने के बाद भी कोई बदलाव आए या वहाँ की प्रशासन, यहाँ की पुलिस थोड़ी सक्रिय हुई? नहीं, जब सत्ता संरक्षण से इस प्रकार के केवल वोट बैंक के चश्मे से सत्ता में बैठा हुआ नेतृत्व और उस नेतृत्व के इशारे पर प्रशासनिक नेतृत्व कर काम करेगा तो परिणाम अपेक्षित नहीं होगा। जब शासन तंत्र धर्म का चश्मा नहीं देख करके जो अपराध करने वाले तत्व है उस आपराधिक तत्व के हिसाब से कार्रवाई करेंगे, तब जाकर के अभी दुमका में जो घटना घटी आपने देखा होगा कि दुमका की एक बेटी जिसको जिंदा जला दिया गया, एक डीएसपी रैंक का अधिकारी, और वो अधिकारी कैसे उसके जन्म के साथ छेड़छाड़ कर सकता है? जन्म की तारीख के साथ। यह क्या है? और सरकार मुख्य दर्शक बनी रही, वो भी जबकि आप कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कर्मभूमि दुमका रही है, और दुमका कर्म भूमि रहने के बावजूद भी दुमका का तो चप्पा चप्पा लोगों के साथ उनका रिश्ता है। सरकार का तो कहना है कि उन्हें तुरंत उस केस से हटा दिया गया। क्या कार्रवाई की सरकार उससे? सरकार ने उस पर प्राथमिकी दर्ज की। इतनी बड़ी घटना जो पूरा देश उद्वेलित है, और पूरे देश के उद्वेलित होने के बाद सरकार ने वैसे अधिकारी के ऊपर उस पर एफआईआर करने का काम किया, उसको निलंबित करने, तत्काल आप निलंबित भी करते तो लोगों की भावनाओं को लगता कि नहीं इसने गलत किया है, इसलिए सरकार कठोरता के साथ व्यवहार की है। तो इसलिए यह केवल राजनीतिक चश्मे से नहीं, ये धर्म के चश्मे से, और मैं तो ये कहता हूँ प्रारंभ से कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये तुष्टीकरण का खेल चल रहा है। और जब से यूपीए शासन में आई है तब से इस प्रकार का और गति इसकी बढ़ी है। लगातार इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोग, चाहे वो अपराध क्षेत्र में काम करने वाले हों, चाहे इस प्रकार के डेमोग्राफी को बदलने की दिशा में हो, चाहे वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाने की बात हो, चाहे आधार कार्ड बनवाने को। आपने देखा होगा कि राजमहल के व्यक्ति का दुमका जिला के अंदर नाम चढ़ रहा था। मैंने इसी विधानसभा के अंदर मैंने ये सवाल लाया, सरकार ने कहा कार्रवाई की जा रही है। आज तक कोई फलाफल सरकार ये बता नहीं पाई कि वो जो अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम दुमका जिला में चल रहा है, रहने वाला नाम दिखाया है राजमहल का, और उसका दुमका जिला से चल रहा है, दुमका पुलिस ने आज तक क्या कार्रवाई की? चलिए एक छोटा सा वक्त हुआ है ब्रेक का। बड़ी मुश्किल हालात हैं, यह कह सकते हैं कि संथाल परगना संकट में है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर संथाल परगना के कुछ गंभीर मुद्दों पर हम बात करेंगे विधायक जी से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो, और द सोरेन शो में हमारे साथ है राजमहल के विधायक अनंत ओझा। संथाल परगना से जीत करके आते हैं, राजमहल विधानसभा से जीत करके आते हैं, और संथाल परगना एक ऐसा इलाका हो गया है जहां समस्याओं का अंबार है। उसमें दो बड़ी समस्याएं हैं, एक अवैध नागरिक की और एक अवैध खनन की। दोनों पर चर्चा करते हैं। अवैध नागरिक की ही बात कर रहे हैं। उस इलाके के संथाल ट्राइब को टारगेट किया जा रहा है और उनको कह सकते हैं सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, सहारा, उनका सहारा लिया जा रहा है। वो शोषित भी हो रहे हैं और उनका सहारा भी लिया जा रहा है। निश्चित रूप से यही हमने यही सवाल कहा। अभी आपने दुमका में एक हृदय विदारक घटना घटी है। एक नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार करके, और उस बच्ची को, आदिवासी बच्ची के साथ, और उसको पेड़ पर लटका दिया जाता है। जो अपराधी है वो अपराधी के बारे में सार्वजनिक है कि वो अपराधी कौन है, कहाँ से आया है,
अब धीरे धीरे ये सब परत दर परत खुलना प्रारंभ हो गया है। उसी प्रकार से अभी 2 दिन पहले दुमका के पाकुड़ के अंदर भी एक बड़ी घटना घटी। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से स्थानीय जो भूगोल है, वहाँ का स्थानीय परिस्थिति है और सीमावर्ती क्षेत्रों में जो जनसंख्या का असंतुलन हुआ है, वहाँ असंतुलन करने के बाद अब धीरे धीरे पहाड़ों की ओर जाना इन लोगों का प्रारंभ हो गया है। और बड़े पैमाने पर मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मैं मांग करता हूं, मैंने सदन के अंदर जब बजट सत्र पर चर्चा हो रही थी, चर्चा क्रम में मैंने कहा था कि एक स्पेशल टास्क फोर्स बना करके सरकार जांच करे कि बड़े पैमाने पर संथाल के कई जिलों में जमाई टोला बन गए हैं, जहां हमारे जनजाति समाज की संथाल बेटी का शादी किसी मुस्लिम समाज से हुआ है और वो टोला का टोला एक जमाई टोला बसते चला जा रहा है। जो उनका जल है, जंगल है, जमीन है, जानवर है, हम बात तो करते हैं जरूर, लेकिन आखिर ये कौन लोग हैं, उनकी नागरिकता के बारे में सरकार जांच करे, उसका पड़ताल करे कि 20 साल पहले कैसे आया था। जैसे आप पाकुड़ जिला का मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गोपीनाथपुर सुन सकते हैं नाम, ऐसे जो राजस्व गांव थे, आज एक भी राजस्व गांव में अपने नाम के अनुकूल न तो सीतापुर एक भी है, न सीता है वहाँ, न गोपीनाथ एक मिलेगा आपको। पूरा का पूरा गांव का डेमोग्राफी ही बदल चुका है। उसी प्रकार से बढ़रवा प्रखंड का है, वही स्थिति राजमहल प्रखंड का है, वही स्थिति उधवा प्रखंड का है। अब धीरे धीरे वो पलायन जो है वो पहाड़ों की ओर हो रहा है। बड़े पैमाने पर जो जनजाति क्षेत्र की जमीन है, खास करके एसपीटी एक्ट कानून से आच्छादित जो जमीन है, वो जमीन अब कब्जा होते जा रहा है। तो इसका दुष्परिणाम आने वाला समय में जनजाति समाज के जीवन स्तर के साथ साथ उनके पूरे प्रकृति पर पड़ने जा रहा है और संथाल पड़ना का पूरा प्रकृति ही का स्वरूप ही बदल जाएगा। यह एक बड़ा खतरे की घंटी है और आपके माध्यम से निश्चित रूप से राज्य सरकार से हम पुनः आग्रह करेंगे कि राज्य सरकार इसमें दलीय भावना छोड़ करके, मैंने सदन के अंदर भी कहा था यह बात कि दलीय भावना छोड़ करके एक विशेष टास्क फोर्स बनाए, विशेष करके साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला, अब तो दुमका जिला में जहाँ सबसे ज़्यादा कम प्रभाव था, आज दुमका जिला भी प्रभावित होना प्रारंभ हो गया है। वही स्थिति जामताड़ा जिला का हो गया, वही स्थिति गोड्डा जिला का हो गया है, वही स्थिति अब मधुपुर के इलाके में हो गया और उसके माध्यम से पूरे राज्य का ये हालात है। रांची ग्रामीण जिला के अंदर भी आप जा करके देखेंगे तो कई क्षेत्र का भूगोल समीकरण बदल गया। आधार दफ्तर में, आधार के कार्यालय में बड़ी बड़ी भीड़ नज़र आती है। ये समस्या इससे मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। क्या लगता है कि मौजूदा सरकार की दिलचस्पी है इस मामले में? नहीं है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वोट बैंक की राजनीति से जब तक ये सरकार देखेगी तब तक जनजातीय जीवन के ऊपर, सामान्य नागरिक जीवन पर संकट तो है, आया ही है। हमारा रोजगार चला गया, धीरे धीरे ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे रोजगार पर कब्जा करते चले गए, सारे रोजगार पर कब्जा करते चले गए। अब जनजाति समाज के जीवन पर भी ये संकट आने जा रहा है, उनके जमीन पर संकट आने जा रहा है। और सब विडंबना यह है कि सरकार केवल वोट बैंक के चश्मे से इन चीज़ों को देखती है और धर्म के चश्मे से देखने के कारण इन घुसपैठियों के जो कुप्रभाव है वो कुप्रभाव पर सरकार नज़र नहीं डाल रही है। आपको आश्चर्य होगा, जैसे पिछले सरकार में पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की जब सरकार थी तो हमने सदन के माध्यम से इनके जो घुसपैठियों का जो दुष्प्रभाव हो रहा था, अपनी सूची भी दी थी, इसको हमने सामूहिक सार्वजनिक भी किया था और सरकार ने एनआरसी का मांग हमने किया था। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने उसमें जनसंख्या विभाग को उसमें तत्कालीन रघुवर दास जी की सरकार ने भारत सरकार के पास भेजने का भी काम किया था। अभी जब सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करना था तो राज्य सरकार ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ एक डिटेंशन सेंटर हजारीबाग में बना हुआ है और इस प्रकार की घुसपैठ जैसी कोई बात है ही नहीं। मैं भी सदन में मौजूद था। सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है या काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है। डेमोग्राफी की बात करते हैं, भूगोल की बात करते हैं, अब समाज शास्त्र से निकलकर भूगोल के सब्जेक्ट में आते हैं। अवैध खनन एक बड़ी समस्या भी है और बड़ा चर्चा में भी रहता है। कई चर्चित लोग अवैध खनन के मामले में इस वक्त जेल में हैं। यह परिस्थिति तो बीजेपी के समय में भी थी। नहीं, यह हम सच स्वीकार करने में दिक्कत नहीं है कि उस क्षेत्र में संथाल पड़ना में, खास करके प्रारंभ में पाकुड़ जिला और दुमका का शिकारीपाड़ा काठीकुंड जैसा क्षेत्र और फिर बाद के दिनों में साहेबगंज जिला का बढ़रवा और वर्तमान सरकार में बढ़रवा से लेकर के मिर्जा चौकी तक
अवैध उत्खनन के जो घटनाएं घटी है, जो बातें सार्वजनिक हो गई है, जो विभिन्न जांच एजेंसियों के माध्यम से, यहाँ तक कि वर्तमान सरकार के समय में ही जो अभी वर्तमान में जो जिला खनन टास्क फोर्स है, मैं तो साहिबगंज जिला से आता हूँ, जिला के अधिकारी भी वही है, लोग भी वही है, प्रत्येक दिन अखबारों के सुर्खियों में रहता है कि आज 5 क्रशर तोड़े गए, आज 10 क्रशर ध्वस्त किए गए। आखिर आज 1 साल पहले ये लोग कहाँ थे? अगर किसी ने क्रशर बनाया, अवैध रूप से क्रशर चला रहा है, तो एक दिन में तो क्रशर नहीं बनाया है। एनजीटी का अधिकारी लगातार आकर के सर्वे कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये किसके संरक्षण में चल रहा था इस प्रकार से अवैध कारोबार? तो इस प्रकार के अवैध कारोबार चलने के कारण ही आज उस इलाके की ये दुर्गति हुई है। और किस प्रकार से पहाड़ नष्ट होते चला गया। अवैध कृत्य करने वाले लोग प्रशासन स्तर पर जिस प्रकार से अभी तत्परता दिखाई जा रही है, विगत महीने 2 महीने के अंदर जिस प्रकार से गतिशीलता दिखाई जा रही है, अगर ये गतिशीलता दिखाई देती तो वहाँ के पहाड़ भी अपेक्षाकृत बचे रहते। और जिस तेज गति से पहाड़ का दोहन हुआ है, उत्खनन हुआ है, अभी पिछले दिनों समाचार पत्रों में मुझे याद है एक अखबार का मुख्य पृष्ठ पर जो समाचार छपा था, हम उस जिले के रहने वाले, हमें भी उतना पता नहीं है कि इतना नीचे तक जा करके अवैध रूप से इतने बड़े बड़े तालाब बना दिए गए हैं खनन करके। आखिर बिना किसी प्रशासनिक अधिकारी के संरक्षण में इस प्रकार का खेल कैसे हो सकता है? मतलब राजनीतिक लोगों की इसमें भागीदारी हो सकती है, लेकिन प्रशासनिक चूक ज्यादा है ये। नहीं, राजनीतिक भागीदारी बिना सरकार का संरक्षण में, बिना सरकार का संरक्षण में इस प्रकार का कैसे खेल हो सकता है? नहीं, मतलब मेरा कहना है कि हम सिर्फ इसी सरकार को जिम्मेदारी क्यों नहीं मानते? 2-3 साल के अंदर आप देखेंगे, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, कई दिशा की बैठक में मुझे कहना पड़ गया कम से कम तिरपाल आप उठाकर, तिरपाल ढक करके तो ले जाओ। सुबह सुबह सड़कों के ऊपर, साहेबगंज सड़कों के ऊपर इतने मोटे मोटे परत दिखाई देते थे। कोई कानून नाम का डर नहीं था लोगों के अंदर कि इन चीज़ों को नियंत्रित किया जा सके। कई बैठकों में हमने उठाया, जिला शासन के जो अधिकारी बैठे थे, स्वयं हमारे जो सांसद थे वही अध्यक्ष हैं हमारे आदरणीय विजय हांसदा जी, उन्होंने बैठक में भी साफ साफ निर्देश दिया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर ढाक का 3 पात। और विगत महीने 2 महीने के अंदर वही तंत्र, अभी वर्तमान में महीने 2 महीने के अंदर तंत्र वही है। प्रत्येक दिन अखबारों को सुर्खियां होता है कि आज जिला टास्क फोर्स ने 10 क्रशर ध्वस्त किया, आज 5 क्रशर ध्वस्त किया, आज 3 क्रशर ध्वस्त किया, आज 50 ट्रक पकड़ा, इतना 10,000 CFT मिनरल्स पकड़ा। तो यह इसका मतलब है कि ये सरकार के संरक्षण के बिना इस प्रकार की चीज़ें नहीं हो सकती थी। और जब वर्तमान में जो इस प्रकार के कार्रवाई हुई है विभिन्न प्रकार के उपक्रमों के माध्यम से, विभिन्न जांच एजेंसियों के माध्यम से, एनजीटी के माध्यम से, तब जाकर के शासन तंत्र को ये चीज़ें दिखाई दे रहा है। बाकी एजेंसी का तो पता नहीं, लेकिन ईडी और सीबीआई पर बड़े आरोप लग रहे हैं। ये कानून तो देखिए, कानून जो भी एजेंसी है, कानून अपना काम करेगा और काम करता भी आया है, प्रारंभ से करता आया है। लेकिन जिसके गोद में बैठ करके आज ये इस प्रकार का प्रपंच सरकार के द्वारा आरोपित किया जा रहा है, ये सब संवैधानिक व्यवस्थाओं को अपमानित करने का काम इन्होंने ही किया है। कांग्रेस ने ही देश के संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाने का काम किया है। उसका जीवंत उदाहरण आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी है। कितनी यातनाएं उनको दिया इन्होंने, लेकिन कभी भी किसी संवैधानिक संस्था के बारे में उन्होंने किसी प्रकार का टिप्पणी करने का काम उन्होंने नहीं किया। एक छोटा सा ब्रेक ले रुकते हैं, बस जल्द लौटते हैं और फिर इस बातचीत को थोड़ा आगे ले जाते हैं। अब सरकार पर ही बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में हमारे साथ हैं राजमहल के विधायक अनंत ओझा। सरकार पर बात हो रही थी। सरकार दनादन फैसले ले रही है। शायद यह कोशिश हो रही है कि जो बातें उन पर हावी हो रही थी, जो आरोप उन पर लग रहे थे, उन पर इनके काम हावी हो जाएं, इनके योगदान हावी हो जाएं। इंतजार है सरकार के निर्णय का। नहीं, 3 साल राज्य की जनता ने देख चुकी है किस भय में इस प्रकार के फैसले हो रहे हैं। कहीं अपने साथ रहने वाले विधायकों का डर तो नहीं समा रहा है सरकार को, क्योंकि जो बातें आदरणीय लुबिन हेम्ब्रम जी कहते हैं, जो बातें कांग्रेस के साथीगण सदन के अंदर बोलते हैं, जो बातें राज्य की विधि व्यवस्था के बारे में
कांग्रेस के सदस्य आरोप लगाते हैं। तो देखते हैं उसका परिणाम क्या आता है, किस प्रकार नेतराट का। फिर फायरिंग रेंज की अधिसूचना पर अपनी सहमति ना देना, मतलब उनके विस्तार पर सहमति ना देना, इसके बाद सहायक पुलिसकर्मी, फिर सेविका सहायिका, फिर पुराना पेंशन लागू कर देना, ये फैसले मुझे लगता है कि एक महीने के भीतर 4-5 बड़े बड़े फैसले लिए गए। ये तो किस डर से, ये निर्णय तो उनको उसी समय करना चाहिए। मैंने तो इसीलिए तो पहला प्रारंभ आपके चैनल के माध्यम से जो पहला मैंने शुरुआत किया कि राज्य की जनता से, आप युवा थे, माननीय मुख्यमंत्री जी युवा थे और युवाओं पर देश और समाज भरोसा करता है। तो आप जो वादे नारे दे करके सत्ता में आए थे, आपको तो उसी समय इन नारों वादों को पूरा करने के लिए पहल करनी चाहिए थी। लेकिन जब आपको सत्ता जाने का भय हुआ, सत्ता जाने का डर हुआ, आपके सहयोगी दल, आपके साथ रहने वाले वरिष्ठतम सदस्य लोबिन हेम्ब्रम जी आईना दिखाते रह गए सरकार को, तब आपको इन मुद्दों को याद आई। और आप देखिए, आप सहायक पुलिसकर्मियों के साथ मोराबादी मैदान में क्या असर हुआ था, किस प्रकार करके आपने उसका पूरा करने का काम किया है। तो ऐसे अनेक सवाल राज्य की जनता के मन में अभी भी है। इस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से एक अराजकपूर्ण वातावरण देने का काम किया, विधि व्यवस्था का संकट जिस प्रकार से लगातार आ रहे हैं, राज्य की जनता का विश्वास ये सरकार खो चुकी है। जनता के जो विश्वास थे, जो लगता था कि एक बहुमत की सरकार थी, प्रचंड बहुमत की सरकार थी, उसके जो जिस प्रकार से निर्णय होने वाले थे, वह निर्णय आज कहीं दिख नहीं रहा है। और पूरे 3 वर्षों के अंदर इस प्रकार का कोई निर्णय सरकार दिखा नहीं पाई है, जिसके कारण से राज्य की जनता इनके ऊपर भरोसा कर सके। जिस तरह की तेजी से फैसले आ रहे हैं, और आपको उम्मीद है कि बाकी समस्याएं भी सुलझ जाएंगी, जैसे अनुबंध कर्मियों का मसला है, पारा शिक्षकों के ही नियमितीकरण का मसला है, लगता है कि उम्मीद रखते हैं? मैं तो लोकतंत्र में विश्वास करने वाला एक सिपाही हूँ और लोकतांत्रिक मान्यताओं पर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर हमारा विश्वास है। क्योंकि जिस प्रचंड जनादेश के साथ राज्य की जनता ने जो जनादेश दिया था इनको, उस अपेक्षा से सरकार एक कदम भी नहीं चल पाई है। एक आपके माध्यम से केवल एक उदाहरण के लिए कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर होता है और विधानसभा में राज्य सरकार के मंत्री युवाओं के जो सवाल थे, पीएचडी के, हमारे ग्रामीण पीएचडी के जो कर्मी थे, उस पर सदन के अंदर सरकार ने उत्तर दिया कि एक भी पीएचडी कर्मी, जो ग्रामीण पीएचडी विभाग के कर्मी हैं, नहीं हटाए जाएंगे। आपने देखा होगा कि पिछले साल जाड़े में, ठिठुरती ठंड में वो मोराबादी मैदान में धरना बैठते रहे, मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री जी तक का गुहार लगाते रहे और अंततः जो है नई नियुक्ति प्रक्रिया वहाँ प्रारंभ कर दी गई। तो यह पोषण सखियों का भी वैसा ही उसी प्रकार से अनेक क्षेत्रों में, मैंने तो केवल एक उदाहरण दे करके बताया कि ये स्थिति पूरे राज्य का है। लोक लुभावन नारे दे करके, लोक लुभावन वादे करके, ये सब लोग को, राज्य की जनता को भ्रमित करके ये सत्ता में आए। राज्य क्या लगता है, हालांकि करना तो सरकार को है, आपको क्या लगता है कि 1932 का खतियान इस सरकार में लागू हो जाएगी? सदन के अंदर ही आपने सुना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ही बयान रहा है कि 1932 का खतियान लागू हो ही नहीं सकता है। वो पिछला वाला बयान था, लेकिन अभी ताजा बयान यह है कि ताजा बयान तो यह है कि किस पर इकबाल करें, हम किस पर भरोसा करें। राज्य के 3.25 करोड़ जनता, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी का कहे हुए हर एक कथन को सुनती है, देखती है। और आपने गर्मजोशी के साथ कहा था कि यह 1932 का खतियान लागू हो ही नहीं सकता है। फिर जब आपके ऊपर, आपको लगता है, भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप नहीं है, हम तो ये मानते हैं कि सरकार को बहुमत है, लेकिन आपको ही अपने बहुमत के साथियों पर डर है। इस भय से आपने अग्नि परीक्षा के नाम पर आपने एक प्रपंच रचा और आप अपने आप को विजयी दिखाने के लिए प्रयत्न किए। लेकिन आप अभी का बयान पर भरोसा करें कि जब उसके पहले प्रचंड बहुमत के साथ आप थे, लेकिन जैसे इससे 2 सदस्यों के ज्यादा, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, अभी बहुमत में 48 सदस्यों का इन्होंने आंकड़ा पेश किया। उस समय हम सबके जानकारी में था कि 50-52 सदस्य इनके साथ थे, तो 3 कोलकाता में भी आराम साथ थे, तो 52 सदस्य या 51 सदस्य ही इनके साथ थे। वो ताकत वाले हेमंत सोरेन जी ने जो कहा उस पर विश्वास करे, कभी कम ताकत वाले हेमंत सोरेन जी बोल रहे उस पर विश्वास करे। राज्य की जनता भ्रम में है और सच्चाई यह है
कि इनको इन वादों से को पूरा नहीं करना है। इसीलिए इसी प्रकार के अनेक प्रकार के संवेदनशील भावनात्मक मुद्दे उठा करके आपको किसने रोका था विकास करने के लिए? आपको 3 साल लगभग होने जा रहा, पौने 3 साल में आपको किसने रोका था? आज राज्य की सड़कों का हालात क्या है आप देख सकते हैं। बिजली को लेकर के आंख मिचौली जारी है, लगातार बिजली, रांची जैसे महानगर में बिजली का संकट हो रहा है, संथाल की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो इस प्रकार से अनेक मुद्दों पर, रोजगार के सवाल पर, आधारभूत संरचनाओं के विकास के मुद्दे पर, ऐसे अनेक मुद्दे हैं। संथाल पढ़ना के विकास के मुद्दे पर जिस तेज गति से पूर्ववर्ती रघुबर दास के सरकार में संथाल पढ़ना क्षेत्र का चतुर्दिक विकास का सपना जो देखा गया था वो साकार होता दिख रहा था, आज वो गति धीमी पड़ गई। अच्छा, ये उनके भी विधायक यह सवाल उठाते हैं, लोबिन हेम्ब्रम स्पेशली ये सवाल उठाते हैं कि राज्य में नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया है, कई जगह वैकेंसियाँ निकली है, नियुक्तियों की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो गई है, लेकिन नीति नहीं बनी, यानी स्थानीय नीति 1932 का ध्यान देते हैं। क्या लगता है कि बगैर 32 के ही हेमंत सोरेन सारी नियुक्तियां कर लेना चाहते हैं? तब तो फिर बात वही हो जाएगी जिन बातों का वो विरोध करते हैं। इसीलिए तो हमने कहा कि ये राज्य के मूलवासियों के साथ, आदिवासियों के साथ, युवाओं के साथ ये सरकार भ्रम का केवल वातावरण बना रही है, भला इनको किसी का नहीं करना है। और इसी प्रकार के भ्रम के सहारे, इसी प्रकार से एक झूठा आवरण तैयार कर करके सरकार एजेंडे लेकर के आती है और जनता को भ्रमित करने का काम करती है। 3 साल की उपलब्धि हो या नाकामी हो, आपने गिनाए, पार्टी अब तक अपना नेता नहीं चुन पाई है। बाबूलाल मरांडी नेता हैं, विपक्ष के नेता, भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ, सदस्यों के साथ आदरणीय राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी को नेता विधायक दल चुन करके और मुख्य विपक्षी दल के नेता के रूप में विधानसभा अध्यक्ष के पास आवेदन कर चुकी है। लेकिन आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय सरकार के निर्देश पर या किसके भय से आज तक एक संविधान प्रमुख का जो एक वैधानिक व्यवस्था है, बिना नेता प्रतिपक्ष का सदन स्पष्ट नहीं हो सकता है और नेता प्रतिपक्ष का निर्णय देने में विधानसभा अध्यक्ष महोदय आज तक निर्णय नहीं दे पाए हैं। यह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? न्यायाधीकरण ने भी सुनवाई पूरी कर रखी है, उन्होंने भी अपना फैसला रिजर्व रखा है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन पर क्या फैसला आया है, यह इसका भी इंतजार है। क्या दोनों एक दूसरे पर हथियार चलाने का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से हम तो ये मानते हैं, हम तो ये कहते हैं कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के एजेंडे पर सदन के अंदर कई चीज निर्णयों को थोपा जा रहा है। आज आप राज्य के अंदर देखिए, महिला आयोग आज तक गठन नहीं है, सूचना आयोग 3 साल हो गए आज तक गठित नहीं हो पाया है। तो ऐसे जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उनको अपमानित करना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है और कांग्रेस के साथ गलबहिया डाल करके सरकार चला रही है। तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के वैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन होगा, संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का काम होगा। आखिर में हम आपसे एक बात, बड़ा स्पेशल सवाल पूछना चाहते हैं। ऐसा कौन सा काम हेमंत सोरेन कर दे या ऐसी आप लोगों की कौन सी इच्छाएं पूरी हो जाए कि जिस तरह आभार लोग प्रकट करने जा रहे हैं, सरकारी सेवा वालों ने पेंशन के लिए आभार प्रकट कर रहे हैं, सहायक पुलिसकर्मियों ने भी किया, सभी लोग आभार प्रकट करें, बीजेपी के डेलीगेट्स भी आभार प्रकट करने हेमंत सोरेन के पास राज्य के 3.25 करोड़ जनता के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का है क्या? जो सपना आपने दिखाया था, मतलब आपने जो अपने मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र आपने दे करके जनादेश लिया था, उन सपनों को, उन घोषणा पत्र को आप पूरा करें। यही राज्य के प्रति तो 5 साल कम पड़ जाएंगे। जनता पार्टी को समझता है तो आखिर घोषणा पत्र लाएं कैसे? 5 साल कम पड़ जाएंगे। घोषणा पत्र लाते क्यों है आप? मैं भारतीय जनता पार्टी के एक घोषणा पत्र को पढ़ करके बता सकता हूँ कि जो 2014 में हमारे नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने जो सपना दे करके राज्य के जनता में, मैं तो एक जिस जिला से आता हूँ उसी जिला में हमने कहा था कि साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल हम बनाएंगे। आपने देखा होगा कि 2017 में 6 अप्रैल 2017 को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास जी और आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के हाथों आज वो उतना बड़ा सपना
जो संथाल परगना का आर्थिक प्रवेश द्वार बनेगा, उस सपना को साकार करने का काम हुआ। ऐसे हर वो घोषणा पत्र का हिस्सा जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था, उस सपने को हम लोगों ने पूरा करने का काम किया। शायद यूपीए के लोगों ने जो घोषणा पत्र लिया है, लेकर के जनता का जनादेश लिए हैं, उन घोषणा पत्र को तो 5 साल भारतीय जनता पार्टी ही क्या, राज्य की जनता ही अभिनंदन करने के लिए अगर आगे आएगी। ऐसा हो गया तो शायद 5 साल मतलब अब बचे हुए कार्यकाल के बाद जब चुनाव होंगे तो शायद मंच से किसी तरह की आलोचनाएं नहीं होगी अगर ऐसा हो जाता है तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, समय देने के लिए। तो हमारे साथ थे विधायक गंगा किनारे वाले। जी हाँ, अनंत ओझा राजमहल से जीत करके आते हैं और झारखंड का एकमात्र विधानसभा क्षेत्र जहाँ से होकर गंगा गुजरती है। तो जाहिर है इस बातचीत के दरमियान हमने जिन सरकारी मुद्दों पर, जिन सामाजिक मुद्दों पर और स्पेशली खासकर हमने सामाजिक मुद्दों पर बात की, वो आपको पसंद आया होगा। तो अगली बार किसी खास मेहमान के साथ फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।